नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। आवाज समाचार का भी ये नया संस्करण है जिसे हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं 4:57 पर। आधे घंटे में खबरों का वो डोज जिसकी आपको जरूरत है। चाय की चुस्कियों के साथ पूरा दिन लगभग निकल चुका है और आप ताजा खबरों का अपडेट आपके लिए, ताकि आगे आप रहे इन्फॉर्म्ड। सबसे पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के मेगा मर्जर। एचडीएफसी के 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे 42 शेयर। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा मर्जर को ग्राहकों और कंपनी दोनों के फायदे में बताया। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के महाविलय से झूमा बाजार। निफ्टी बैंक ने लगाई 1200 पॉइंट की जोरदार छलांग। निफ्टी का फाइनेंशियल इंडेक्स 6% ऊपर। 19 जनवरी के बाद निफ्टी 18,000 के पार निकला। तेजी में दोनों शेयरों का 350 अंकों से ज्यादा का योगदान। 2 हफ्ते में 8 रुपए से ज्यादा बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंची 119 रुपए पे, तो दिल्ली में 104 रुपए हुआ पेट्रोल। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी। कारोबार के नियम तोड़ने पर नहीं रहेगा जेल का डर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जेल की सजा का प्रावधान हटाने की तैयारी। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी करेगी नियमों की पहचान। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पाकिस्तान श्रीलंका में बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। श्रीलंका से पलायन और मदद पर हुई चर्चा। इधर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को झटका। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों से कई इलाके तबाह। ओडेसा में तेल डिपो बर्बाद, तो राजधानी कीव में भी भारी नुकसान। यूक्रेन ने बुका में नरसंहार करने का रूस पर लगाया आरोप। और ग्रैमी के मंच पर भारत की धाक। बेंगलुरु बेस्ड रिकी केज ने दूसरी बार भारत का नाम किया रोशन। तो मुंबई में जन्मी फाल्गुनी शाह ने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम में ग्रैमी जीता। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है जिसे देखकर बाजार भी झूमा। बाजार को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यह खबर कॉर्पोरेट इंडिया के सबसे बड़े मर्जर की ये बात है। आज बाजार को चौंकाते हुए एचडीएफसी ग्रुप में बड़े मर्जर का ऐलान कर दिया। एचडीएफसी के बोर्ड ने एचडीएफसी बैंक में मर्जर को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एचडीएफसी अब साइज के हिसाब से एसबीआई के करीब और आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक से काफी आगे निकल जाएगा। मर्जर के बाद एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि मर्जर से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। The reduced gap in liquidity requirements between a bank and an NBFC. The SLR and CRR for banks was 27%, which has now been reduced to 22%, 18% for SLR and 4% for CRR. Interest rates are more favorable today as compared to earlier years. Banks have an option to invest in priority sector lending certificates to meet the PSL requirements as against direct lending to agriculture and MSME as in the past. With RERA and IBC, real estate is seeing an increased level of transparency, and mortgage customers can have access to a range of financial products under one roof now. From the HDFC perspective, we get the advantage of the faster, the bigger distribution network of the bank, number one. And number two, we have access to their lower cost of funds in terms of CASA deposits. From the bank's perspective, they have access to the mortgage product. The mortgage product is in HDFC has been time tested for the last 40 years plus. And secondly, we have a very low operating cost structure. Our cost income ratio is 8.1%. So now in a merged entity, the mortgage product can be offered very seamlessly. चलिए इस मर्जर को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे सहयोगी यतिन मोता हमारे साथ है। तो यतिन, अभी एक सबसे बड़ा मर्जर इसे कह लीजिए हाल फिलहाल का, 2 बड़े दिग्गज मिले और एक और बड़ा दिग्गज बन गया मिलकर। तो इसके डिटेल क्या है? जैसे दीपक पारेख साहब भी कह रहे हैं, केके मिस्त्री भी कह रहे हैं कि इससे जो निवेशक है उनका फायदा होगा और जो ग्राहक हैं यानी बैंकों के ग्राहक हैं, चाहे वो एचडीएफसी के हों या एचडीएफसी बैंक के हों, उन दोनों का भी फायदा है। लेकिन कैसे? आज की सबसे बड़ी खबर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का महामर्जर। तो समझते हैं इस महामर्जर मेगा मर्जर के पीछे का गणित और इसके फायदे। सबसे पहले आज बोर्ड ने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को हरी झंडी दी। बहुत टाइम से ये कंटेम्पलेशन था, लेकिन फाइनली वो बोर्ड अप्रूवल आया। और अगर हम अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो की बात करें, मॉर्गेज लोन की बात करें एचडीएफसी का,
तो यहां कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप का एक्सपोजर कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के साथ ये मर्जर होने वाला है। स्वैप रेशियो भी समझ लेते हैं। अगर आपके पास 25 शेयर एचडीएफसी लिमिटेड के हैं तो आपको 42 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे। इसका मतलब सीधा है एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो मर्ज हो जाएगी एचडीएफसी बैंक में, और फाइनल एंटिटी जो है वो एचडीएफसी बैंक रहेगी। कुल मिला के अगर हम देखें तो 15 से 16 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की कंबाइंड बेसिस पे हो जाएगी। ये सौदा जो है बुक वैल्यू एक्रीटिव है लगभग 8% से, और यहां काफी सारे आपको फायदे आते हुए दिखाई देंगे। एक बाय एक आपके पीछे जो बिजनेस सिनर्जीज हैं वो आपके स्क्रीन पे आएंगी। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन और जो 6,500 ब्रांचेज हैं एचडीएफसी बैंक की, उसमें क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। जहां तक कि एचडीएफसी लिमिटेड का सवाल है, इनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगता है, तो वो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट बहुत कम हो जाएगा। ईपीएस एक्रीटिव डील तो है ही, लेकिन अगर हम बात करें सिनर्जीज की तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होते हैं बैंक्स के लिए और मॉर्गेज कंपनीज के लिए वो कम होते हुए दिखाई देंगे। रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो भी आपको बेहतर तरीके से प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। इसमें कैपिटल बेस भी बढ़ेगा और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इस पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और मर्जर के बाद क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स हैं एचडीएफसी बैंक में, तो यहां लगभग 7% का एफआई हेडरूम खुल जाएगा, यानी फिर से एक बार एफआई जो है कंबाइंड एंटिटी में निवेश कर सकेंगी, और कॉस्ट ऑफ फंड्स जैसे कि मैंने पहले कहा आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज बहुत बड़ा है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, चाहे वो इंश्योरेंस हो, बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो और म्यूचुअल फंड्स हो। डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी बहुत बड़ी महारत हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो सारे के सारे ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया है इस एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के महामर्जर को। राइट चलिए, तो ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का महामर्जर जैसा बता रहे यतिन की क्या क्या सिनर्जी होगी दोनों बैंकों के बीच में, निवेशकों को क्या मिलेगा, ग्राहकों का इसमें क्या फायदा होगा, और बाजार ने जो बाजार के जानकार है या बड़े ब्रोकरेजेस है उन्होंने इसे थम्सअप कहा, और खासतौर पे बाजार ने भी आज इसे कहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एचडीएफसी के महाविलय से आज बाजार भी झूमा है। मेगा मर्जर की खबर से बाजार 10 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी दिखी है, और 18 जनवरी के बाद पहली बार निफ्टी 18,000 के पार बंद हुआ है। बैंकिंग, मेटल और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी आई, और बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आज कैसा एक्शन था बाजार में और ये मेगा मर्जर का क्या इंपैक्ट रहा? आज के सत्र में निफ्टी 18,000 के पार चला गया, और इसका मुख्य कारण था एचडीएफसी ट्विंस में तेजी। मर्जर अनाउंसमेंट के बाद दोनों ही एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक 10 से 12% इंट्राडे में रैली करते हुए दिखाई दी, और इसका असर निफ्टी बैंक पे भी आपको देखने को मिला। फाइनेंशियल्स यानी कि दूसरी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में भी आपको तेजी दिखी, और इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी काफी अच्छी बढ़त थी। निफ्टी के गेनर्स लूजर्स की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो गेनर लूजर्स आएंगे निफ्टी के, उसमें सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड नजर आएंगे, क्योंकि ब्रॉडली अगर हम देखें तो यहां आपको लगभग 10% का अपटेक आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन काफी पॉजिटिव है दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और एचडीएफसी लाइफ में भी आपने 3 से 4% का इंट्राडे मूव देखा। लूजिंग एंड पे केवल 3 ही नाम थे, टाटा कंज्यूमर, टाइटन और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत गिरावट आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी थी, लेकिन अगर हम यहां देखें तो गोदरेज एग्रोवेट लगभग 19% ऊपर, रेलटेल, ईज माई ट्रिप और जीएसएफसी जैसे स्टॉक्स में भी आपने काफी अच्छी बढ़त देखी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन जनरल फर्टिलाइजर पैक में काफी अच्छी तेजी थी, चाहे वो चंबल फर्टिलाइजर हो, जीएसएफसी हो, आरसीएफ हो और मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर हो, इन सभी स्टॉक्स में आपने 5 से 7% का इंट्राडे मूव देखा। तो फर्टिलाइजर पैक भी आज के सत्र में फोकस में था। तो ये था आज का बाजार जो रहा बेहद शानदार, और उसमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्जर का भी एक बड़ा रोल रहा। बहुत शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। इधर आज से पेट्रोल डीजल में प्रति लीटर 40 पैसे का फिर इजाफा हो गया। इस तरह से पिछले 2 सप्ताह में कुल 12 बार तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और अब तक प्रति लीटर कुल 8 रुपये 40 पैसे की बढ़त दर्ज कर चुका है पेट्रोल। सरकार इसी वजह यूक्रेन युद्ध को बता रही है, तो विपक्ष इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि नवंबर के बाद करीब 4 महीने तक पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार कीमतें फिर बढ़ना शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ने के बाद 1 अप्रैल से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इसके अलावा कमोडिटी में महंगाई के चलते चौतरफा कीमतें बढ़ रही हैं।
श्रीलंका में जारी इस संकट के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस बैठक में श्रीलंका को दिए जाने वाले आर्थिक मदद और पलायन पर चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, बैठक में क्या कुछ बातचीत का मुद्दा रहा और सरकार की रणनीति क्या रहने वाली है अब श्रीलंका को लेकर? देखिए, ये जो बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की, उसकी वैसे तो कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन समझा जा रहा है कि बैठक ऐसे समय में हो रहा है जब श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान तीनों जगह काफी उथल पुथल मचा हुआ है। और एस जयशंकर कुछ दिन पहले ही नेपाल श्रीलंका के दौरे से वापस लौटे हैं। तो इस बैठक में मुख्य तौर पर फोकस जो समझा जा रहा है वो है श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका में अभी ताजा हालात क्या है, इस पर चर्चा हुई और आगे भारत की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या होनी चाहिए, उस पर चर्चा हुई। उसमें मुख्य मुद्दा यह था कि श्रीलंका को किस तरह से ज्यादा आर्थिक मदद दी जाए। और बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक करीब $2.5 बिलियन का श्रीलंका को आर्थिक मदद सरकार दे चुकी है, डीजल एक्सपोर्ट करके, चावल मुहैया करा के, जरूरी सामान मुहैया करा के। तो ये सारी रणनीति के तहत इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो थोड़ा सा राजनीतिक भी आपको देखना होगा। वो है कि शनिवार को जब सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो रही थी तो वहां भी ये मुद्दा उठा, लेकिन उसका एक दूसरा रूप दिखा उस मुद्दा का। वो ये था कि जिस तरीके से अलग अलग राज्य अपनी तरफ से मुफ्त में सुविधाएं देने का ऐलान करते हैं, तो कई राज्य अगर ऐसे ही करते हैं तो वो भी श्रीलंका की तरह भी आर्थिक रास्ते पे चल पड़ेंगे और आगे चलकर हालत ऐसे ही खराब हो सकती है। तो भारत में भी ये मंशा बन रही है कि आधिकारिक स्तर पर ही सही राज्यों को नसीहत दी जाए कि ज्यादा मुफ्त के सामान बांटने, मुफ्त की सुविधाएं बांटने से परहेज करिए। लेकिन फिलहाल सरकार का फोकस ये है कि श्रीलंका को कैसे आर्थिक मदद पहुंचाई जाए और नेपाल और पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल है उस पर भी पैनी नजर रखी जाए। शुक्रिया लक्ष्मण। इधर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने को लेकर अपना फैसला कल तक के लिए टाल दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट तार्किक आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने विपक्षी दलों की फुल बेंच गठित करने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट इस मामले पर कल दोपहर में फिर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान की संसद में डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद इमरान खान की अपील पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। तो पाकिस्तान और श्रीलंका में सियासी उठापटक का भारत पर क्या होगा असर, या भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर खास चर्चा होगी। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। पड़ोस में लंका कांड। इधर रूस यूक्रेन युद्ध के 40वें दिन चिंताजनक खबरें आ रही हैं। यूक्रेनी सेना ने मास ग्रेव मिलने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि कीव से 18 किलोमीटर दूर बुका शहर में उन्हें निहत्थे यूक्रेनी नागरिकों के कंकाल मिले हैं। उनमें से कुछ के हाथ बंधे हुए हैं और उन्हें यातना देकर नजदीक से गोली मारी गई है। सैनिकों ने 410 लाशें मिलने का दावा किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में 45 फीट लंबी सामूहिक कब्र भी दर्शाई गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को हत्यारे और रेपिस्ट की संज्ञा दी है। कई पश्चिमी देशों ने इसकी निंदा की है और जांच की मांग की है। इधर रूस ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये शांति वार्ता में खलल डालने की कोशिश है। रूस ने इसके जांच के लिए आदेश भी दिए हैं। इधर रूस के लिए के हमले जारी हैं। खार्किव में एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमले में 7 नागरिकों की मौत हुई है और 34 घायल हुए हैं। चरनीव के मेयर ने दावा किया है कि रूसियों के हमले में 70% शहर तबाह हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 1400 सिविलियंस की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अब कुछ और खबरें। कारोबार के नियम तोड़ने पर अब जेल का डर नहीं रहेगा। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार के नियमों से जेल की सजा का प्रावधान हटाने जा रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार और किन नियमों को आसान करेगी और क्या अब जेल का प्रावधान पूरी तरह हट जाएगा? देखिए, अब जो अगला कदम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, उसके तहत सरकार वैसे नियमों को आसान करने जा रही है जहां पे कारोबार करने से जुड़े हुए जो नियम हैं उसमें आपराधिक मुकदमे का मामला बनता है, जिसमें जेल की सजा का प्रावधान बनता है या फिर कठोर सजा का प्रावधान बनता है। मुख्य फोकस ये रहने वाला है कि कारोबार के नियम जो है, कारोबार करते वक्त अगर टूट जाते हैं, नहीं उसका पालन कर पाते हैं पूरी तरीके से, तो सामान्य हालात में जेल की सजा ना दी जाए कारोबारियों को, इसकी सजा को खत्म किया जाए।
जाए। तो इसमें 3-4 विकल्प सरकार विचार कर रही है। एक तो नियम ये होंगे जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे, यानी आपको किसी भी सूरत में जेल की सजा का प्रावधान तो होगा ही नहीं। दूसरा ये होगा कि अगर मामला संवेदनशील है तो वहां आपको सजा तो होगी, लेकिन सजा के जो क्वांटिटी है, सजा की जो मात्रा है, उसको कम कर दी जाएगी, सजा घटा दी जाएगी। और तीसरा ये होगा कि नियमों में से आपराधिक मुकदमे वाले जो शब्द है, प्रावधान है, उनको हटा दिया जाएगा। इन सारे मुद्दों पर आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपके यहां जो जो ऐसे कानून हैं उन कानून की लिस्ट दीजिए और जो मैंने 3 कैटेगरी बताई उस 3 कैटेगरी के हिसाब से बांट करके दीजिए कि किन किन कानून में किस तरह का बदलाव किया जाना है। और जैसे ये लिस्ट आएगी सरकार इस पर आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द हद तक संभावना है कि इन सारे नियमों में सरकार फेरबदल करेगी ताकि कारोबार करना और ज्यादा आसान हो जाए। राइट, शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। रूस और भारत के बीच जल्द रुपी रूबल बेस नया पेमेंट सिस्टम शुरू हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद स्विफ्ट की तर्ज पर करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का ऐलान किया जा सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ आए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताइए कैसे काम करेगा ये नया सिस्टम और कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है कि रशिया के साथ जो रुपी और रूबल के बीच में पेमेंट सिस्टम को लेकर एक नया मैकेनिज्म बनाने की जो बात है वो आने वाले दिनों में, यानी कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के भीतर इसका ऐलान हो सकता है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो पिछले हफ्ते रशिया और इंडिया के बीच में जो हाई लेवल टॉक्स हुई थी उस दौरान इसको लेकर सहमति बन चुकी है और इसमें खासतौर से आरबीआई और रशियन स्टेट डेवलपमेंट बैंक जो है VEB उसके बीच में ये करार हो सकता है और यहीं पर ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा जिसके जरिए रुपी और रूबल टर्म्स में पेमेंट हो सकेगा। खासतौर से इसको स्विफ्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज का सिस्टम है उसकी तर्ज पर बनाया गया है और उसके बाद ये कई सारे जैसे रशियन क्रूड इंपोर्ट को लेकर काफ़ी अहम तो है ही है, साथ ही साथ जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं कमोडिटीज़ उसको लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिस्टम बन सकता है। इसमें आने वाले दिनों में कुछ और देशों को भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि बातचीत अभी बहुत इनिशियल है, लेकिन फिलहाल ये सिस्टम जल्द ही इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। और खासतौर से जो फुटवियर, रेडीमेड गारमेंट्स और इसके अलावा जो रशियन जो डाइनिंग टेबल है वहां को लेकर बहुत सारी क्वेरीज इंडियन सप्लायर्स के पास आई हुई हैं और इसमें खासतौर से एग्री और एग्री बेस्ड जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसकी बहुत पैमाने पर वहां पर डिमांड है, जिसको लेकर इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है एक्सपोर्ट के लिए। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आलोक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद अब सरकार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की टेस्टिंग से जुड़े नियमों को कड़ा करने जा रही है। साथ ही टेस्टिंग एजेंसी को भी ज्यादा जवाबदेह बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है रोहन सिंह। तो रोहन, ये बड़ा ही मौजूदा सवाल है, ये दृश्य रोज किसी न किसी कोने से आते हैं। देश के 3-4 ऐसी घटनाएं बैक टू बैक घटी हैं जहां खड़ी हुई ईवीज में धधक के आग लग गई है और बड़ा कंसर्न इनके लिए उठा है। अब इस पर क्या एक्शन होने जा रहा है? जी, हालांकि ये शुरुआती सुझाव हैं और जो फाइनल रिपोर्ट है इस कमेटी की वो आनी बाकी है, लेकिन शुरुआती सुझाव में 3-4 बिंदुओं पर बात रखी गई है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं उनकी टेस्टिंग की ज़रूरतों को और ज़्यादा कड़ा बनाने की बात कही है। खासतौर पे थर्मल रनअवे जो है उसे अलग अलग टेम्परेचर पर करने की बात कही गई, यानी कि बैटरी का जो ज़्यादा गर्म हो जाना होता है, इस वक्त अधिकतर जो टेस्टिंग है वो कोल्ड कंट्रीज़ के हिसाब से की जाती है, उसे बाकी अलग अलग टेम्परेचर पर किया जाए, इसकी बात रखी गई है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लो स्पीड होती हैं उनको अब तक उनमें कई तरह की टेस्टिंग नहीं की जाती है, इस वक्त उन पर टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। तीसरा, जो ARAI और ICAT जैसी टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनको जवाबदेह बनाया जाएगा, यानी कि उन्होंने अगर किसी गाड़ी की टेस्टिंग की है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है बाद में तो उन्हें उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और इसके अलावा सायम जो है उनसे कहा गया है कि वो सुझाव दे कि किस तरीके से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो, उसको लेकर इंडस्ट्री की जो राय है वो मांगी गई है। और चौथा, जो फेम के तहत जितनी अलग अलग तरह की सब्सिडी मिलती है उन सभी कंपनियों को अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये जो कंपोनेंट वो कहाँ से सोर्स करते हैं उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और सरकार ये देखेगी कि जो सोर्स किया जा रहा है वो कहीं सब स्टैंडर्ड सामान तो नहीं है जो कि भारत में आके डंप किया जा रहा है। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। तो काफी कुछ अब यहाँ पर एक्शन होता हुआ नजर आएगा जहां तक ईवीज की बात है, क्योंकि बड़े पैमाने पर देश में ईवीज को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, खासतौर पे 2 व्हीलर, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो।
ग्रैमी अवार्ड में एक बार फिर भारतीय संगीतकारों ने नाम कमाया है। रिकी केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए ग्रैमी अपने नाम किया है। वो बेंगलोर से ताल्लुक रखते हैं। ये उनका दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए भी उन्हें ग्रैमी मिला था। इसके अलावा भारतीय मूल की अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी से नवाजा गया है। फाल्गुनी ने अपनी संगीत की शिक्षा मुंबई में उस्ताद सुल्तान खान से ली है। सरकार देशवासियों के लिए डाइट प्लान तैयार करने जा रही है। जी हां, जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। अमेरिका जैसे देशों में ये पहले से होता रहा है, जहां सरकार पूरे देश के लिए एक डाइट पैटर्न या एक डाइट प्लान देती है। तो कैसा होगा डाइट प्लान और किसको होगा इसका फायदा, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर एक देश एक डाइट।